हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल अवर ड्रीम। जैसा कि आप सब जानते हो, हमने क्लास 6 की जो साइंस है वो कंप्लीट कर ली है। उसमें सिर्फ एक चैप्टर बचता है, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। अब हम आपको 7 क्लास की जो साइंस है वो कराने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 7 ये जो बुक है ये हमारे जो 2023 में जो नई बुक्स अपलोड हुई हैं उनके अकॉर्डिंग है, न्यू बुक्स वर्जन है। तो इसमें चैप्टर कुछ आगे पीछे दिए हुए हैं, कभी किसी बच्चे को लगे कि ये चैप्टर आगे पीछे कैसे हैं, तो इसी वजह से इस बुक में आगे पीछे दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें हमारे हैं फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। इस 7th क्लास की साइंस में हमारे चैप्टर हैं 13 अपशिष्ट जल की कहानी। धीरे धीरे हम सारे चैप्टरों को करेंगे। जिस तरीके से हमने क्लास 6 की NCERT कंप्लीट की उसी तरीके से 7th की भी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो देखिए, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पोषक किसे कहते हैं। 6th क्लास की साइंस में किया था हमने। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, हम ने देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना ले। वह किस पे डिपेंड होता है, या तो पेड़ पौधों पे, पादपों पे, या फिर पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, बाकी कोई भी जीव नहीं बना सकता। तथा मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो मानव और अन्य प्राणी वो पादपों पर डिपेंड होते हैं। अब देखिए, पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश से में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जो सजीवों की शारीरिक रचना है, वृद्धि है, या फिर कहीं से टूट फूट हो जाती है मनुष्य के शरीर में, जो चोट वगैरह लग जाती है, उनको क्या कहते हैं, क्षतिग्रस्त बनाते हैं। क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके प्रयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या होता है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उनके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं स्वयं पोषण। पोषण की वह विधि इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं स्वयं पोषण विधि। अतः ऐसे पदार्थों को स्वयं पोषी कहते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब जो भोजन स्वयं बनाते हैं बोलते हैं स्वयं पोषी। जंतु तथा अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब जो जंतु होते हैं और अन्य जीव होते हैं वो पादपों, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, इसलिए वो हैं विषम पोषी। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो स्वयं पोषी, और जो पेड़ पौधों के बनाए हुए भोजन पर डिपेंड होते हैं वो विषम पोषी। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। पादपों की खाद्य फैक्ट्री, ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या भोजन पदार्थ पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब आपको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलने वाला है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, मतलब जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो
पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्री क्या है? पत्तियाँ। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्ती तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मिट्टी में जो जल होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो जड़ द्वारा अवशोषित करके ऊपर की तरफ भेजे जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। देखिए पत्तियों में छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म रंध्र। वहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती है? सूक्ष्म रंध्रों से। अब इसमें दिया हुआ है कोशिका। आपने देखा है कि इमारत ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर सूक्ष्म इकाई से बनता है उसको कोशिका कहलाता है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से कोशिका दिखाई हुई है। ये कोशिका है, ये बाहर जो पतली सी परत है, ये कोशिका झिल्ली है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्र चारों ओर से एक से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। जो जेली के समान जो पदार्थ है इसे कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए अब ये रंध्रों की बात हो रही है। ये रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों द्वारा फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतह मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का काम क्या है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य संश्लेषण मतलब पौधों द्वारा भोजन बनाना। ये क्या कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। KVS में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन में ये पॉइंट दिए हुए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या ये सभी एक एक ऑप्शन में दिए हुए थे। और नीचे जो 4th ऑप्शन था उसमें था सभी, तो उसका आंसर था ये सभी आवश्यक हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों में, सभी के लिए क्या है? सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पौधों पर ही डिपेंड हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। देखिए हम जो सांस लेने के लिए हमें क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसी के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल,
जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल किसमें, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये भोजन के रूप में और ये ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है जिसे हम सांस लेते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में संचित होता है, तो ये मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये आपकी ये समीकरण में इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें इस भी चैप्टर में जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं ये आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तो हम इन्हें चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए आपको इसमें क्लोरोफिल दिखा रखा है इधर। ये द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र, ये देखिए ये पत्ती द्वार कोशिका, ये रंध्रों द्वारा ये द्वार कोशिका। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जब पत्तियों में स्टार्च उपस्थित हो जाता है, जमा हो जाता है, तभी हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण हुई। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कब, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज, ये पूरी प्रक्रिया इस चित्र के माध्यम से दिखा रखी है आपको। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती हैं। इस प्रकार इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखिए जिन भी पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं होती, उनका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो कहाँ होती है, उनके तने में होती है। कहाँ होती है, तने में होती है। एक ही प्रकार के पादपों, ये तो आपको क्रियाकलाप दिखा रखा है। देखिए क्रियाकलाप फर्स्ट, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों को में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार की जैसे कि आपने कक्षा 6 में किया था। इस अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्राच्छेदन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब और ठहरे हुए जलाशयों में हरे अपंकी देखे हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। देखिए जो पानी ठहरा रहता है बहुत दिनों तक, आपने हरे हरे उसमें काई टाइप में देखा होगा, उसे शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये आपका इस क्लास में मैंने आपको इधर इतना करा दिया। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात और बताइए, आपको इस तरीके से बुक से करना है या फिर जिस तरीके से मैंने 6th क्लास के कराए थे ओनली नोट्स बना के वो आपके साथ शेयर किए थे, वो उस तरीके से करना है तो मैं आपको उसी टाइप से ये करवाऊँगी। अगर आप बुक से कहोगे तो मैं बुक से कराऊँगी, और कहोगे कि आप पहले नोट्स तैयार करके हमें समझाइए तो मैं नोट्स तैयार करके आपको समझाऊँगी। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए आपको किस तरीके से करना है। थैंक यू।